नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। मैं हृदेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 10 फरवरी और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करें, लेकिन उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा और इसमें कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग मत रखिएगा कि ये पीसीएस के लिए ही करंट अफेयर्स है। ये आपके वनडे एग्जाम, आरओ, एआरओ जो भी एग्जाम आपके होते हैं सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, राइट? तो प्लीज वीडियो को जरूर देखा करिए आप लोग। और आइए हम लोग बिना देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग रिवीजन करेंगे, लेकिन उसके पहले आपके लिए एक सूचना है कि डिकोड एग्जाम पर आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है। यानी कि अगर आपका लक्ष्य 2024 का मेंस का देना है या फिर आपको 25 का मेंस देना है तो उसके लिए हम लोग आंसर राइटिंग प्रोग्राम को शुरू कर रहे हैं और उसमें आप लोग अपनी उत्तर लेखन शैली को सुधार सकते हैं। क्या कुछ कमियां हैं उसको आप देख सकते हैं। आपको 5 क्वेश्चन मॉडल आंसर के फॉर्म में दिए जाएंगे, 5 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के दिए जाएंगे। उसका मॉडल आंसर तो दिया जाएगा सुबह वाले का, लेकिन शाम वाले को जो हम लोग 5 क्वेश्चन देंगे उसको हम लोग जो है आप लिखेंगे, उसकी कॉपी चेक करेंगे, 48 आवर के अंदर उसका फीडबैक दिया जाएगा चेक करके कॉपी। और फिर जो शाम को जो आप 5 क्वेश्चन जो लिखेंगे उसको हम लोग यूट्यूब के माध्यम से भी उसको अलग अलग टीचरों से समझवा देंगे, ठीक है? यानी कि उसको एक्सप्लेन करवा देंगे यूट्यूब के माध्यम से। तो कोई भी जानकारी चाहिए तो उसके लिए नीचे कॉन्टैक्ट नंबर मेरा दिया गया है, आप इसमें सीधे जो है मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है? चलिए आइए अब हम लोग फटाफट करते हैं लास्ट डे का रिवीजन कर लेंगे, उसके बाद हम लोग आज की करंट अफेयर्स पर आएंगे। चलिए, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने बुधवार को नोएडा परिसर में चिप डिजाइन में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। न्यू दिल्ली में किया है। कल मैंने इसको डिटेल्स में आपको समझाया था। केंद्रीय बजट 2025-26 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम, जिसको हम लोग एमएसएमई बोलते हैं, सेक्टर को मजबूत करने के लिए उपायों की एक श्रृंखला प्रस्तुत की गई है। और 2023-24 की अगर हम बात करते हैं तो उसमें एमएसएमई से संबंधित उत्पादों का भारत के कुल निर्यात में 45.73% का हिस्सा था। इसका मतलब यह हुआ कि विगत जो है वर्षों में एमएसएमई सेक्टर ने अपने आप को बहुत तेजी के साथ मजबूत किया है और इंपोर्ट में जो है क्या हुआ है एक्सपोर्ट में जो क्या हुआ है, एक तरीके से अपने आप में निर्यात में 45% जो है 45.73% का जो हिस्सा था वो इसमें जो है दिखा। यानी कि अपने आप में बहुत तेजी के साथ जो है हम लोग निर्यात में जो है आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? चलिए, भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता वर्तमान में 8180 मेगावाट है, जिसे 2031-32 तक जो है 22,480 मेगावाट विस्तारित करने की योजना है। यह भी बजट में बोला गया है। और आप जानते हो कि सरकार नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को मजबूत करने के लिए, ताकि हम आत्मनिर्भर बन सके रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में, उसके लिए सरकार काफी ज्यादा प्रयासरत है। और उसी की श्रृंखला में आप जानते होंगे हर घर मुफ्त बिजली योजना, जो कि आप जानते होंगे सौर जो पैनल्स लगाए जाते हैं उसके लिए भी सरकार व्यापक स्तर पर काम कर रही है। और हर घर में जो है सौर ऊर्जा पैनल लगे उसके लिए सरकार 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त भी देती है, ठीक है? और इसके अलावा जो है क्या होता है कि आपको सब्सिडी भी दी जाती है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने अपने घरों में सोलर पैनल को नहीं लगवाया हो तो आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है? चलिए, इसके अलावा हाल ही में जोहान्सबर्ग में दक्षिणी गुजरात के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का जो है निर्माण किया गया है। आप स्वामी नारायण संस्थान को जानते हो कि उसी के तत्वाधान में जो है दरअसल इसका निर्माण किया गया है। इसके अलावा आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 भारत ने इसको जीत लिया है, आप ये भी जानते होंगे। इसके अलावा हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने सभी सरकारी, अर्ध सरकारी और सहायता प्राप्त कार्यालयों में मराठी भाषा को अनिवार्य कर दिया है, ताकि वहां पर मराठी भाषा की महत्ता को लोग समझे और इस पर जो है कार्य करें। इसके अलावा चर्म निर्यात परिषद ने 20 से 21 फरवरी को नई दिल्ली स्थित यशोभूम आईसीसी द्वारका में दिल्ली अंतरराष्ट्रीय चर्म एक्सपो 2025 का आयोजन किया, ताकि जो चर्म से बने यानी कि जो लेदर से बने जो प्रोडक्ट हैं उनको अच्छे तरीके से उनका निर्माण किया सके और उसको हम लोग बाहर जो है क्या कर सके, उसका निर्यात कर सकें, ठीक है? ध्यान रखिएगा। इसके अलावा माधव टाइगर अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व बनाने का कार्य चल रहा है और ये 9वां टाइगर रिजर्व हो जाएगा, किसका? एमपी का। ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भोपाल प्रशासन ने सार्वजनिक स्थानों पर भीख मांगना और दान देना क्या कर दिया है, बैन कर दिया है। और ये भी जो है सरकार जो है जो प्रशासन है वहां का भोपाल का, ये अपने आप में एक अच्छा कदम है। और कल हमने इसको डिटेल्स में समझाया था कि 23 में आप जानते हो कि बलात्कार श्रम से लेकर के अलग अलग गतिविधियों में जो चीजें होती हैं मजदूरों को लेकर के, उसको जो है निषेध करने का जो है कार्य किया था। और इसके अलावा कल हमने आपको बीएनएसएस की धारा भी बताई थी, उसके तहत भी भोपाल प्रशासन ने इसको बैन किया हुआ है।
भारत विश्व में दूसरा सबसे अधिक मोबाइल विनिर्माण यानी कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करने वाला देश हो गया। आप जानते होंगे कि 2014 के बाद से अभी जो है लगभग 99.4 या 5% जो है जो फोन हमारे होते हैं वो अब भारत में ही बनते हैं। तो इसमें भी भारत जो है क्या हुआ है, आत्मनिर्भर बन गया है। चलिए, दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है आपके पास, किसके पास, आपके पास भारत के पास। पहले पर कौन है, चाइना है, दूसरे पर कौन है, भारत है, तीसरे पर कौन है, वियतनाम है। तीनों नाम आप लोग ध्यान रखिएगा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के मामले में, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, बैठे मत रहिए, नोट कर लीजिए। चलिए, इसके अलावा पारिस्थितिकीय पदछाप के माप की इकाई है, यानी कि जो इकोलॉजिकल जो फुटप्रिंट होता है उसकी माप क्या है, तो भूमंडलीय हेक्टेयर इसकी माप है। पारिस्थितिकीय पदछाप के बारे में आप जानते होंगे, कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है और जो है कार्बन सिंक को क्या करता है, ये प्रदर्शित करता है। मैंने आपको इसको कई बार समझाया है, एनवायरमेंट क्लास में आप लोग इसको पढ़ते भी होंगे। चलिए, अब हम आते हैं सीधे आज के जो है टॉपिक पर। ये मार्थ टनल, आप इसको जानते होंगे, अपने आप में जेड टाइप की ये टनल है और इससे जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग क्षेत्र को जो है व्यापक स्तर पर इसका फायदा मिला है। आप जानते होंगे जनवरी माह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की थी और इससे पर्यटन क्षेत्र के साथ में काफी ज्यादा फायदा जो है जम्मू कश्मीर के निवासियों को इसका मिल रहा है। इस टनल ने सोनमर्ग को अब एक साल भर खुला रहने वाला पर्यटन स्थल बना दिया और साथ ही स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है। जब भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई बहुत बड़ा ब्रिज जब किसी बड़े स्थान को जो है जोड़ता है तो निश्चित तौर पर उस स्थान की महत्ता बढ़ जाती है। और चूंकि ऑलरेडी जम्मू कश्मीर बहुत खूबसूरत जो है स्टेट है अपने आप में, तो अगर इतनी अच्छी जगह टनल्स बनती है तो निश्चित तौर पर पर्यटन को जो है बढ़ावा मिलता है और स्थानीय लोगों को रोजगार भी व्यापक स्तर पर मिलता है ताकि लोग आत्मनिर्भर बन सकते हैं। इसमें 2700 करोड़ रुपए की लागत से बनी 11.98 किलोमीटर लंबी जेट मार्थ टनल अब सोनमर्ग को सर्दियों में भी पूरी तरह से जोड़े रखती है। देखो, कई बार क्या होता है जब कोई बड़ी टनल वगैरह बनती है तो उसकी एग्जैक्ट लंबाई कितनी होती है, लेंथ उसकी कितनी है, ऐसा प्रश्न पूछ लेता है। तो 11.98 किलोमीटर की जो है इसकी क्या है, लंबाई है। इस पॉइंट को भी आपको क्या करना है, याद रखना है। और शुरुआत यानी कि इसका उद्घाटन कब किया गया था, यह भी आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पीएम मोदी ने 13 जनवरी को, अभी हाल ही में 13 जनवरी को जेड मार्थ टनल का उद्घाटन किया था। तो ये डेट भी आपको क्या करनी है, याद रख लेनी है, ठीक है। और वहां पर भी क्या है, जो जेड मार्थ टनल है इसके साथ साथ में जोजिला टनल भी जो है 2028 तक शुरू हो जाएगी। इससे भी क्या होगा, व्यापक स्तर पर जो है फायदा वहां देखने को मिलेगा। चलिए ये सब बाकी कुछ पॉइंट लिखे हैं कि इसके क्या क्या फायदे होंगे और श्रीनगर और लद्दाख के बीच कनेक्टिविटी जो है क्या हो जाएगी और बेहतर हो जाएगी अपने आप में। तो ये कुछ फैक्ट था जो कि आपके लिए जानना जरूरी था। अब आप बताओ प्रश्न कि जेड मार्थ टनल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है। यह 11.98 किलोमीटर लंबी टनल है, बिल्कुल सही बात है, एग्जैक्ट सही है। और पीएम मोदी ने 3 जनवरी को इसका उद्घाटन किया था, बिल्कुल सही बात है। दोनों ही कथन सही हैं, यानी कि एक और दो दोनों कथन सही हो जाते हैं। इस हिसाब से सी वाला जो हमारा विकल्प है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बात महत्वपूर्ण मैं आपसे कह दे रहा हूं कि ये करंट अफेयर्स भले ही आपका 30-40 मिनट का होता है, लेकिन ये आपकी जिंदगी को बदलने वाला है, ध्यान रखिएगा। जितने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, चाहे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, एसए के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, मैं आपको सब कुछ कराने की कोशिश करता हूं। इसलिए जो है थोड़ा सा एफर्ट लगाइएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत सीधी और बहुत सपाट बात मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप अपने जीवन के 40 मिनट अगर करंट अफेयर्स पर नहीं देते हैं तो फिर आप तैयारी करना दरअसल छोड़ दीजिएगा। मैं सीधी स्ट्रेट बात में कह रहा हूं। अगर आप ये सोचते हैं कि 2 घंटा पढ़ के आप पीसीएस का एग्जाम, आरओ का एग्जाम निकाल लेंगे, नॉट पॉसिबल, कतई पॉसिबल नहीं है। आप हवा में जी रहे हैं, आप जो है बहुत ज्यादा जो है गुमान में जी रहे होंगे। ध्यान रखिएगा, बहुत सीधी बात मैं कहता हूं। मेरी बातें हो सकता है चुभती हूं, आपको गुस्सा आता हो कि सर दिन भर क्या बकते रहते हैं। मैं सीधी बात में आपसे कह रहा हूं कि अगर आप 40 मिनट करंट अफेयर्स के लिए नहीं निकाल रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत घातक होने वाला है, खासकर पीसीएस और आरओ वाले अभ्यर्थी। जिसमें से पीसीएस वाले तो बिल्कुल ध्यान दें इस बात के लिए, क्योंकि उनके लिए पीसीएस प्री में ही करंट अफेयर्स नहीं आता है, बल्कि मेंस में भी प्रश्न पूछा जाता है। पेपर 2, पेपर 3 टोटली करंट ओरिएंटेड है और इंटरव्यू में भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो अगर आप इसको इग्नोर कर रहे हैं भाई साहब, तो फिर आप तैयारी करना छोड़ दीजिएगा। 40 मिनट आप 1.5 घंटा फोन पे बात कर लेंगे, 2 घंटा फोन पे लंबी लंबी चैटिंग कर लेंगे आप। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए कि 40 मिनट आप करंट अफेयर्स की क्लास देख लीजिए, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वो काम नहीं करते हैं। 30 से 32 प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं पीसीएस में, ठीक है। एक बड़ा सेक्शन है, 90 की कट ऑफ मैक्सिमम जाती है, 90-92 की जाती है, मैक्सिमम की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है।
और उसमें से 30-32 प्रश्न आपके सीधे सीधे किसके हो जाते हैं, आपके करंट अफेयर्स के हो जाते हैं। और इसको आप इग्नोर करते हो और मोटी मोटी किताबें जीएस की आप लोग पढ़ते रहते हो। भाई साहब देखो, ध्यान कर लो, मैं फिर से कह रहा हूं कि वह गलती मत करो जिससे कल को आपको पछताना पड़े। आज से ही मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, करंट अफेयर्स क्लास जरूर देखा करिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं इस बात के लिए, ठीक है। तो 1 और 2 दोनों कथन सही हैं, ये बातें एक्सपीरियंस से आती हैं, कभी हम भी यही सब गलती किया करते थे, आप ना करें इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं एज ए दोस्त, एज ए टीचर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नहीं तो कहोगे सर फालतू बातें ज्यादा करते हैं, ये फालतू बातें नहीं है भाई साहब, ठीक है। इसके लिए आप लोग पेमेंट करते हो कोचिंगों में, फिर एडमिशन लेते हो, फिर वो आपको ज्ञान देते हैं, ठीक है। यहां ज्ञान आपको फ्री मिल रहा है, तो ले लो इसको, ठीक है, काम आएगा। टॉपिक नंबर 2 है धीमसा नृत्य, यह भी चर्चाओं में है। आप कहेंगे सर चर्चाओं में क्यों है? ये बेसिकली क्या है, उड़ीसा का एक नृत्य है और प्रमुख जो त्योहार होते हैं, प्रमुख जो समारोह होते हैं उड़ीसा के राज्य के, वहां पर धीमसा जो यह नृत्य है वहां पर किया जाता है, खासकर महिलाओं के द्वारा किया जाता है और उसमें अलग अलग प्रकार के परिधान पहने जाते हैं और डांस किया जाता है, नृत्य किया जाता है, ठीक है। नृत्य से एक बात याद आ गई है, जब आप पीसीएस का सिलेबस देखेंगे तो जो आपका पेपर फर्स्ट है आर्ट एंड कल्चर का, उसमें जो है आर्ट एंड कल्चर का जो सेक्शन है उसमें अलग अलग प्रकार के जो नृत्य दिए गए हैं, ठीक है, उन पर टिप्पणी लिखने के लिए अक्सर पूछ लेता है। और प्री में भी अलग अलग राज्यों के कौन कौन से नृत्य हैं उसका नाम आपके प्री के एग्जाम में जरूर पूछता है, तो प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। चलिए, सॉरी ये आंध्र प्रदेश का है, माफ कीजिएगा, आंध्र प्रदेश का नृत्य है, उड़ीसा का नहीं। तो ये धीमसा आंध्र प्रदेश का जनजातियों द्वारा किया जाने वाला एक प्रकार का नृत्य है। इसकी उत्पत्ति उड़ीसा के कोरापुट से हुई, उड़ीसा के कोरापुट से हुई है, नृत्य आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। खासकर यह अराकू घाटी की पहाड़ी जनजातियों द्वारा किए जाने वाला एक प्रकार का नृत्य है। तो आपके एग्जाम में यही प्रश्न पूछ सकता है कि बताओ ये किसके द्वारा किया जाता है, तो आप कहेंगे सर अराकू घाटी की पहाड़ी जो जनजाति है, पहाड़ी जनजाति, उनके द्वारा किया जाता है। नृत्य में 8 अलग अलग श्रेणियां हैं, यानी कि इसमें अलग अलग कैटेगरी भी 8 प्रकार की हैं और यह नृत्य वहां के विशेष समारोहों जैसे कि विवाह, जन्म दिवस और अन्य जो समारोह होते हैं उसमें यह नृत्य किया जाता है। अगर हम बात आंध्र प्रदेश के कुछ और नृत्यों के बारे में बात कर लेते हैं, तो जैसा कि आप जानते हो कि एक कुचिपुड़ी है, अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, धीमसा है, लंबाडी है, कोलाट्टम है, भामाकल्पम है, वीरनाट्यम है, दंपू है, टम्पेता गुल्लू है, बुट्टा बोमपुलू है। इतने प्रकार के नृत्य जो है आंध्र प्रदेश में जो है होते हैं। और अब मैं आपको एक छोटा सा टास्क देता हूं कि जो भी इंपॉर्टेंट आपकी स्टेट हैं, खासकर जो है आपका यूपी हो गया, एमपी हो गया, केरल कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है, एमपी हो गया, इनके जो प्रमुख प्रमुख नृत्य हैं उनकी लिस्टिंग आप लोग क्या करिए, बना लीजिए। आपके प्री और प्लस मेंस दोनों के लिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट, प्री के लिए भी और आपके मेंस एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्या जितने भी स्टेट हैं, ठीक है, नृत्य ऑल स्टेट, खासकर इंपॉर्टेंट ऑल स्टेट मतलब जो भी इंपॉर्टेंट स्टेट हैं, जैसे कि आपका क्या हो गया, आपका यूपी हो गया, आपका एमपी हो गया, आपका जो है क्या हो गया, बिहार हो गया, ठीक है, बिहार हो गया आपका, और आंध्र प्रदेश हो गया। यहां से भी बहुत प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है, ये केरल हो गया, आपका कर्नाटक हो गया। ये कुछ स्टेट है जहां से बार बार आपके नृत्य जो है पूछे जाते हैं। तमिलनाडु हो गया। तो इनके लिस्टिंग आप लोग जरूर कर लीजिएगा। ये आपका भाई साहब टास्क है, कॉपी एक बना लीजिएगा टास्क वाली, जहां पर मैं आपको होमवर्क देता हूं। ये काम पूरा जरूर करिएगा। यहां से एक प्रश्न जो है डैम से कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए अब हम आते हैं, ये सारा काम अगर आप करते रहेंगे, 1 महीना अगर आप ऐसे कर लेंगे, आप देखिएगा कि आप में कितना ज्यादा सुधार आता है आपकी पढ़ाई में, ठीक है। चलिए अब इसी प्रकार से कुछ प्रश्न पूछ लेगा आपके एग्जाम में कि बताओ निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो जैसे बिहार झूमर होता है वहां पर, ठीक है। आंध्र प्रदेश में धीमसा होता है, बिल्कुल सही बात है। उत्तर प्रदेश में कथक नृत्य होता है, आप ये भी जानते होंगे। आप में से बहुत लोग कथक सीखते भी होंगे, है ना, मोस्टली लोग, क्योंकि ये एक अच्छा है अपने आप में, बहुत अच्छा, कथक करना भी चाहिए, अच्छा है। और गुजरात का राई है, सही है क्या? ये नहीं सही है। ये राई जो है भाई साहब, ये गुजरात का नहीं है, ये खासकर एमपी बुंदेलखंड एरिया में जो है इसको बोला जो है किया जाता है। तो ये वाला स्टेटमेंट डी वाला क्या होता है आपका रॉन्ग होता है। ऊपर के 3 क्या हैं, सही हैं। आपसे क्या पूछा है कि कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो डी वाला ही सही सुमेलित नहीं है। इस हिसाब से डी वाला क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, और ये प्रश्न आप तभी कर पाएंगे जब आप अलग अलग राज्यों के नृत्यों के बारे में आपको जानकारी होगी, ठीक है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप हर स्टेट के जो भी इंपॉर्टेंट स्टेट है, जो कि अभी हमने आपको बताया, उन सभी स्टेट के आप लोग नृत्यों को देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अब सागर सिंह कलसी ये चर्चाओं में अभी हैं। आप कहेंगे सर क्यों चर्चाओं में हैं? तो आप जानते होंगे कि इनको जो है क्या किया गया, अभी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में निदेशक के पद पर अभी हाल ही में नियुक्त कर दिया गया है, इसीलिए सागर सिंह कलसी चर्चाओं में है। महत्वपूर्ण जितने भी पद होते हैं उनकी जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, उन्हें अगले 5 वर्ष तक के लिए नियुक्त किया गया या उसके पहले भी इनको हटाया सकता है, जो भी हो। वर्तमान में हरदीप सिंह पुरी, इनको भी आप जानते होंगे, ये पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री हैं, तो ये फैक्ट भी आपके लिए क्या है, जरूरी था। अब आपके एग्जाम में पूछ लेगा प्रश्न, क्या पूछेगा कि बताओ हाल ही में किसे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है? प्रीति सूदन, तुहिनकांत पांडे, सागर सिंह कलसी या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताओ कि इसका उत्तर क्या होगा। अभी जस्ट हमने आपको बताया कि सागर सिंह कलसी को। अब मुझे बताओ कि ये जो आपके तुहिनकांत पांडे हैं, तुहिनकांत पांडे अभी फिलहाल क्या हैं? मुझे जरा कमेंट करके इसका उत्तर बताओ। मैंने इस प्रश्न को बताया कि तुहिनकांत पांडे प्रेजेंट टाइम में भारत सरकार में किस पद पर हैं? मुझे प्लीज कमेंट करके इसका उत्तर जरूर बताइएगा। जल्दी पहले कमेंट करो। मैं 30 सेकंड आपको देता हूं, फिर मैं देखता हूं कि आप बता पाते हैं कि नहीं बता पाते हैं। देखते हैं आपका विवेक बुद्धि कितनी है। तुहिनकांत पांडे वर्तमान में क्या हैं? जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ। इसका उत्तर मुझे चाहिए एनी हाउ, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम पूछ लेते हैं। अब इससे मुझे आइडिया लगेगा कि आप रिवीजन करते हो कि नहीं करते हो। तुहिनकांत पांडे वर्तमान समय में क्या हैं, किस पद पर हैं? कमेंट करिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जल्दी से बताओ फटाफट, देखते हैं कितना बुद्धि आपके अंदर। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखते हैं, कमेंट चेक करते हैं आपका, ठीक है, किसने क्या क्या उत्तर दिया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। सागर सिंह कलसी को पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय में जो है क्या किया गया है, निदेशक का पद दिया गया है। चलिए आगे। एरो इंडिया 2025, ये अभी हाल ही में इसका आयोजन हो रहा है, द्विवार्षिक रूप से इसका आयोजन किया जाता है, आप जानते होंगे। और कर्नाटक के मैंगलुरु में एलहांका स्थित वायुसेना स्टेशन पर 10 से लेकर के 14 फरवरी 10 से लेकर के 14 फरवरी 2025 तक एरो इंडिया 2025 का आयोजन किया जाएगा। ये डेट और ये स्थान कर्नाटक का बेंगलुरु में, ठीक है। ये दोनों फैक्ट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। और यह एरो इंडिया का 15वां संस्करण है, यह भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो संस्करण कौन सा है? 15वां है, यह भी फैक्ट आपके लिए हो जाता है इंपॉर्टेंट। और इस कार्यक्रम में एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र की एक प्रमुख व्यापार प्रदर्शनी के साथ साथ भारतीय वायुसेना और अन्य प्रतिभागियों द्वारा हवाई प्रदर्शनी भी शामिल होंगे। एरो स्पेस उद्योग में वैश्विक प्रमुखों और बड़ी कंपनियों के अलावा दुनिया भर के थिंक टैंक भी इस प्रदर्शनी में सब भाग लेंगे। और यह द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाने वाला है, यानी कि इसमें न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर लोग शामिल होंगे, बल्कि जो है व्यापक स्तर पर दरअसल लोग शामिल होंगे। यहां पर देख रहे होंगे आप लोग, 10 से लेकर के 14 फरवरी तक जो है आयोजित किया जाएगा एयरफोर्स स्टेशन एलांका बेंगलुरु कर्नाटका में, ठीक है। ये आप लोग क्या करिएगा, इसको याद रख लीजिएगा इसको, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए आगे बढ़े हम लोग। अब इस पर एक प्रश्न होगा कि बताओ एरो इंडिया 2025 का आयोजन किया जाएगा कब से कब तक किया जाएगा? अभी जस्ट हमने आपको इसका उत्तर बताया हुआ है। मुझे बताओ कि 10 से 14 फरवरी। अब 2025 इसके सामने लिख सकते हैं, कंफ्यूजन ताकि आपको ना हो। 2025 सब में लिख दीजिएगा, ठीक है। या 14 से 15 फरवरी, या फिर 20 से 22 फरवरी, या फिर 2 से 5 फरवरी। अभी जस्ट हमने आपको इसका उत्तर बताया था, तो 10 से लेकर के 14 फरवरी। वाह भाई वाह, बड़ा अच्छा डेट है, याद रखिए। इससे आपको याद हो जाएगा। कैसे? आप कहेंगे सर ऐसे कैसे? 14 फरवरी है, और 14 फरवरी को क्या होता है आप जानते होंगे बखूबी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अब आपको याद रहेगा। 10 से लेकर के 14 फरवरी के मध्य में एरो इंडिया 2025 का आयोजन किया जा रहा है कर्नाटक के बेंगलुरु में एहलांका में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैश्विक न्याय शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन 2025। वाह भाई क्या बात है, वैश्विक न्याय शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन होने वाला है। वैश्विक स्तर पर सुख शांति समृद्धि प्रेम भाईचारा का जो है सद्भाव की भावना रहे, ऐसे में एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारत के कई सारे प्रतिनिधि भी इसमें भाग लेंगे। और आप जानते होंगे कि वैश्विक स्तर पर सामरिक दृष्टिकोण से बहुत प्रकार की दिक्कतें देखने को मिलती हैं। कहीं पर कोई युद्ध हो रहा है, कहीं पर कुछ हो रहा है। आप यूक्रेन के बारे में सुने होंगे, आप सीरिया के बारे में सोचे होंगे, अफगानिस्तान की स्थिति आप देख रहे होंगे, और उत्तर कोरिया की कुछ वर्षों पहले आप देख ही रहे होंगे। तो आप देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं बहुत दिक्कतें देखने को मिलती हैं। और ऐसे में वैश्विक स्तर पर यानी कि ग्लोबल लेवल पर जो है सौहार्द बढ़े, इसके लिए सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। और अगर हम बात अगर भारत देश की करते हैं तो भारत तो अपने आप में अनोखा है। और भारत में वेदों में कहा गया है क्या, वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि संपूर्ण विश्व क्या एक परिवार है। हम इसी भावना के साथ आगे बढ़ते हैं और इसी भावना के आधार पर हमारी अंतरराष्ट्रीय जो संधि है, इंटरनेशनल जो रिलेशन है हमारा, वो भी इसी पर जो है क्या है बेस्ड है।
और इसके अलावा हम लोग एक बात और कहते हैं, क्या कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हम यह भी कहते हैं कि सबका भला करो भगवान, सबका सब पर दया करो भगवान, और सबका सब विधि हो कल्याण। ये हमारे वेद कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं, यानी कि हम संपूर्ण विश्व के जो है कल्याण की बात करते हैं, और इसी के आधार पर हमारी संस्कृति परंपराएं चली, और यही कारण रहा है कि आज भी हम अपने आप में जो है वैश्विक गुरु दोबारा से बनने की ओर अग्रसर हैं। और लेकिन इसमें हमारा आपका जो है सहयोग बहुत जरूरी है। मोमोज टिक्की बर्गर खाएंगे, इंस्टाग्राम चलाएंगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। जब आप मेहनत करेंगे तब हम अपनी विरासत को दोबारा से प्राप्त कर सकने में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये होगा कहां पर? दुबई में होगा। आप कहेंगे सर कब होगा? तो ये 12 से लेकर के 13 अप्रैल 2025 को दुबई प्रदर्शनी केंद्र एक्सपो सिटी में वैश्विक न्याय, प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। IM पीसकीपर एक संस्था है और मूवमेंट है, उसके द्वारा यह आयोजित किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम में 2800 शांति रक्षक और 72% वक्ता शामिल होंगे, जिनमें 10 नोबेल पुरस्कार विजेता, राष्ट्राध्यक्ष और धार्मिक नेता भी इसमें क्या होंगे? शामिल होंगे। धार्मिक नेता मतलब जैसे कि आपके यहां से रामदेव जी जाएंगे और बाकी कुछ लोग और जाएंगे, रविशंकर जी वगैरह जाएंगे, कैलाश सत्यार्थी भी जाएंगे। तो बड़े बड़े अपने अपने क्षेत्र के महान संत, जो है धार्मिक व्यक्ति, राष्ट्राध्यक्ष, नोबेल पुरस्कार विजेता, ये सभी लोग इसमें जो है पार्टिसिपेट करेंगे और वैश्विक स्तर पर किस प्रकार से शांति, सौहार्द, प्रेम की स्थापना हो सके, इस पर चर्चा की जाएगी। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलिए अब बताइए कि वैश्विक न्याय, शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया जा रहा है। कहां पर किया रहा है भाई? तो ये किया जा रहा है कहां पर? दुबई में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बैंक.इन और पिन.इन। ये दो शब्द चर्चाओं में हैं। आप कहेंगे सर ये क्या है? तो ये बड़े काम की चीज है, और काम की चीज ये है कि अभी आप जानते होंगे कि ऑनलाइन बैंकिंग में और इसमें साइबर फ्रॉड और बहुत प्रकार के डिजिटल भुगतान जो आप लोग करते हैं, डिजिटल पेमेंट जो करते हैं, उसमें कई प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती हैं। इसी के लिए दरअसल ये कुछ पॉइंट्स हैं, मतलब कि जो RBI है, जिसको हम लोग भारतीय रिजर्व बैंक कहते हैं, तो जो उसके गवर्नर हैं कौन? संजय मल्होत्रा जी हैं, ने शुक्रवार को ऐलान किया है कि डिजिटल पेमेंट्स फ्रॉड को रोकने के लिए केंद्रीय बैंक बैंक.इन और पिन.इन डोमेन शुरू करेगा। अब ये क्या है? इसमें से जो ये बैंक.इन है, भारतीय बैंकों के लिए एक एक्सक्लूसिव इंटरनेट डोमेन होगा, ठीक है, भारतीय बैंकों के लिए। कौन? ये बैंक.इन। और जो ये पिन.इन होगा, ये जो आपकी वित्तीय क्षेत्र की गैर बैंकिंग कंपनियां हैं उनके लिए होगा। तो आपके एग्जाम में 2 फैक्ट पूछ लेगा, लेकिन उसके पहले एक फैक्ट आपसे और पूछ सकता है कि बताओ RBI के गवर्नर कौन है भाई साहब? आप कहेंगे संजय मल्होत्रा। ये देखिए पॉइंट नंबर 1। तो आपके लिए सबसे पहले यही क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। भाई साहब नोट करते रहो फैक्ट को, ठीक है। जितना फैक्ट मैं कहा करूं, जैसे कई बार मेरे पास कॉल आती है कि सर करंट अफेयर्स को नोट्स करें या ना करें, तो जो मैं फैक्ट कहा करूं कि ये नोट कर लो, ये नोट कर लो, उतना नोट कर लिया करो, बाकी छोड़ दिया करना PDF फाइल में आप लोग पढ़ लिया करना टेलीग्राम पर, ठीक है। याद रखिएगा इसको। चलिए बाकी मेंस के पर्सपेक्टिव से अलग कॉपी में इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, तो ये जो बैंक.इन है, ये भारतीय बैंकों के लिए एक एक्सक्लूसिव इंटरनेट डोमेन होगा, और ये जो पिन.इन होगा, ये जो है आपका जो वित्तीय क्षेत्र की गैर बैंकिंग जो संस्थाएं होती हैं, कंपनियां होती हैं, उनके लिए होगा ये पिन.इन। इस पहल का उद्देश्य क्या होगा? जो आपका साइबर सुरक्षा है, यानी कि साइबर सुरक्षा जो सिक्योरिटी है, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी, उससे बचना, फिशिंग जैसी गतिविधियों को कम करना है, और सुरक्षित वित्तीय सेवाओं के लिए एक माहौल तैयार करना है, ठीक है, जिससे डिजिटल बैंकिंग और भुगतान सेवा में लोगों का विश्वास बढ़े और बिना किसी चिंता के आसानी से डिजिटल जो लेन देन है वो क्या हो जाए? पूरा हो सके। कई बार हम लोग भी डर जाते हैं, और अक्सर मैं कहता हूं कि ऑनलाइन जब आप लोग कोई भी पेमेंट क्या करें तो OTP अगर आजकल आता है, बहुत ध्यानपूर्वक देखा करें कि OTP किसकी है। कई बार आपको हो सकता है फोन फ्लिपकार्ट से आ जाए, अमेजॉन से आ जाए, किसी और संस्था से आ जाए, कहीं सर आपने एक प्रोडक्ट जो है आपने ऑर्डर किया था और इसका OTP आप बता दीजिए। पता चले वो कोई और OTP आप पर भेजे और आप उसको बता दें, पता चले कि आपके सारे गैलरी के फोटोज, आपका डेटा, पर्सनल सब चला जाए आपसे, और बैंक अकाउंट सब खाली हो जाए। ध्यान रखिएगा, जब भी इस प्रकार का कोई भी डिजिटल आप भुगतान करते हैं तो बहुत सोच समझ के क्या करिए, कोशिश करिए क्या कि ऑफलाइन लीजिए। भाई साहब कहाँ दिमाग लगाते हैं? आपके शहर में, आपके मोहल्ले में, आपके गली में बहुत प्रकार की कपड़े की दुकान, छोटे छोटे चाय वाले, छोटे छोटी चीजें होती हैं खाने पीने वाले, आप उनको पैसा दीजिए, उनको सशक्त बनाइए। कहाँ दिमाग लगाते हैं? बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं ऑनलाइन में फ्रॉड करती चली जाती हैं, है ना। जो है क्या कहते हैं, सामान होगा 200 रुपए का, प्राइस रखेंगे उसका 2000 रुपए का,
उस पर डिस्काउंट कर देंगे 50% का, 50% का डिस्काउंट करके कर देंगे 1000 रुपए का, मतलब फिर भी उनको फायदा होगा। तो ये बेवकूफी मत करिए आप लोग, ठीक है, ध्यान दिया करिए। बहुत ज्यादा ऑनलाइन जो आप शॉपिंग करते हैं इससे खतरा भी है, और आप अपना पैसा बहुत जो है क्या करते हैं, वेस्ट करते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। चलिए, लेकिन वही है ना, पढ़े लिखे डबल मूर्ख क्या ही कीजिएगा। पढ़े लिखे डबल मूर्ख मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि जो लोग बहुत पढ़े लिखे रहते हैं वो लोग बहुत मूर्खता करते हैं, कई बार मैंने नोटिस किया है, ठीक है। तो क्या किया जाए, उनको जहां लिखा इस जींस पर कितना 70% का डिस्काउंट, बस दिल गदगद हो गया। 5,000 रुपए लिखा होगा प्राइस, 7,000 70% का जो है डिस्काउंट होगा और कम करके बताएंगे, फिर भी उसका रेट उतना नहीं है। दिल्ली में जाइएगा ना आप, क्या कहते हैं वहां पर सरोजनी मार्केट वगैरह, तो आप 50-50, 100-100, 70-70 रुपए में स्वेटर, ठंडी के कपड़े के जैकेट 100 रुपए में जैकेट मिल जाती है भाई साहब, ठीक है। कभी जाइएगा दिल्ली देखिएगा, ठीक है। तो क्या ही कीजिएगा आप लोग, लेकिन क्या ही कहा जाए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? रॉन्ग स्टेटमेंट आपसे पूछ रहा है, जो भी हमने ये वाला प्रश्न किया है इसी पर आधारित आपके सामने ये प्रश्न है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है, कौन सा सही नहीं है? मैं फिर से कह रहा हूं कि सही नहीं है, ये शब्द आप लोग ध्यान से इसको देखा करिए। हर दिन मैं आपको इस पर बार बार मैं आपको इसको नोटिस करवाता हूं ताकि आप ये गलती ना करें। सही नहीं है मतलब कि रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है आपसे, ठीक है। और आप लोग क्या पढ़ोगे, कौन सा कथन सही है, जैसे पढ़ोगे कौन सा कथन सही है वैसे ही गलती करके चले आओगे। चलिए, तो डिजिटल पेमेंट फ्रॉड को रोकने के लिए केंद्रीय बैंक बैंक.in और pin.in डोमेन नीति आयोग डोमेन जो है क्या करे, नीति आयोग शुरू करेगा। ये जो क्या pin.in और बैंक.in है ये नीति आयोग शुरू करेगा। ये पॉइंट सही है क्या? नहीं, pin.in और बैंक.in केंद्रीय बैंक जो आपका है, आपका भारत का कौन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई शुरू करेगा, यानी कि इस हिसाब से ये स्टेटमेंट आपका हो जाता है रॉन्ग, ठीक। दूसरा, इस पहल का उद्देश्य साइबर सुरक्षा खतरों और फिशिंग जैसी गतिविधियों को कम करना है। बिल्कुल सही बात है, इसका उद्देश्य यही है। तो ये वाला कथन हो जाता है आपका सही। और आपसे क्या पूछा है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, यानी कि रॉन्ग पूछा है। तो रॉन्ग क्या है, एक ही तो है। तो अब देखो कूट में कहां पर एक है, केवल एक है, तो यहां पर ए वाले में केवल एक है, बस इसी के आगे आगे गोला भर के चला आइएगा, बस हो गया। सही है ना, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, आरबीआई के बारे में पढ़ लीजिएगा भाई साहब। आरबीआई की स्थापना कब हुई है, ये फैक्ट कई बार आपके एग्जाम में पूछता है, ठीक है। आरबीआई अगर चर्चाओं में है तो आरबीआई की स्थापना कब होती है, मैंने कई बार आपको बताया, मुझे जरा कमेंट करके बताइएगा भी। तो आरबीआई की स्थापना, आरबीआई के गवर्नर, अभी जस्ट हमने आपको बताया कि कौन गवर्नर है, और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, यह भी आप लोग जो है मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, यहां तो फैक्ट अक्सर पूछा जाता है। और आरबीआई करेंसी कौन कौन सी छापता है, यह भी कई बार पूछा गया आप एग्जाम में। तो अब बताओ मुझे, 1 रुपए का जो पैसा है कौन छापता है, बताओ जल्दी से, फिर देखते हैं आपकी बुद्धि कितनी है। 1 रुपया जो होता है कौन उसको बनाता है, बताइएगा मुझे। चलिए, अच्छा, आप लोग के दिमाग में एक चीज और आता होगा कि सर पैसा आरबीआई छापता है ना, तो आरबीआई इतना पैसा कहीं नहीं छाप देता है कि पैसा कमी ना हो, सबको बांट दे, पैसा पैसा ले जाओ, पैसा 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 पैसा। आपके मन में प्रश्न आता होगा कि अगर आरबीआई पैसा छापता है तो पैसा इतना कहीं नहीं छाप देता है कि सबके पास जो है पैसा अच्छा हो जाए। आता होगा प्रश्न आपके दिमाग में, मुझे पता है, मेरे भी आता था पहले। इकोनॉमिक्स के टीचर से पूछिएगा या सर्च करके देखिएगा कि आखिर ऐसा क्यों नहीं होता है कि आरबीआई इतना पैसा छाप दे कि सबको दे दे पैसा, जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, सबके सारे बढ़ा दे। ऐसा क्यों नहीं होता है? और इकोनॉमिक्स का ये टर्मिनोलॉजी है अपने आप में, इकोनॉमिक्स का जो है अपने आप में कॉन्सेप्ट है, इसको एक बार जरा पढ़ने का कोशिश जरूर कीजिएगा, ठीक है, या यूट्यूब पर सर्च करिएगा, मजा आएगा आपको। चलिए आगे, सौर ऊर्जा क्षमता, ये भी आपके लिए जो है फैक्ट है। कई दिनों से मैं सौर ऊर्जा पर कई सारे प्रश्न करा रहा हूं, क्योंकि इस पर जो है सरकार बहुत व्यापक स्तर पर काम कर रही है, और ये अपने आप में बहुत अच्छी बात भी है कि सरकार रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के लिए व्यापक स्तर पर काम कर रही है। तो सरकार ने शुक्रवार को, यानी कि जो भी हाल ही में बीता है, ने स्वच्छ हरित भविष्य के लिए के प्रति राष्ट्र की प्रतिबद्धता के प्रमाण के रूप में भारत ने 100 गीगावाट स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता को पार करके एक ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल कर लिया। ये टारगेट 100 गीगावाट का जो है सौर ऊर्जा क्षमता को सरकार ने भी हाल ही में हासिल किया है। और मैंने कई बार आपसे कहा है कि जब सरकार कोई लक्ष्य को हासिल कर लेती है, कोई उसकी उपलब्धि होती है, तो वो फैक्ट आपके एग्जाम के लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और चूंकि सरकार ने भी हाल ही में 100 गीगावाट स्थापित सौर ऊर्जा की क्षमता को प्राप्त कर लिया है, ऐसे में सोलर एनर्जी से प्रश्न बनना स्वाभाविक है और बनेगा ही बनेगा, यह डैम श्योर है। एक तरीके से मैं कहूं तो पेपर आउट जैसा प्रश्न है कि भैया आपके एग्जाम में आना ही आना है आपके लिए, ठीक है। चलिए, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके अलावा
इससे जो आपकी अक्षय ऊर्जा है उसमें ग्लोबल लीडर के रूप में इसकी स्थिति मजबूत हुई। ग्लोबली हम लोग इसको क्या हो रहे हैं, स्ट्रांग हो रहे हैं अपने आप में, क्योंकि अगर आप सुनते होंगे कि कोई भी देश मजबूत तभी होगा जब वो अपनी ऊर्जा क्षमताओं में क्या होगा, आत्मनिर्भर होगा। और आप जानते होंगे नॉन रिन्यूएबल जो आपके सोर्सेस हैं वो क्या है, बहुत कम है, वो एक दिन समाप्त हो जाएंगे। और ऐसे में सरकार इसीलिए प्रयासरत है कि ताकि हम ऊर्जा में क्या हो, आत्मनिर्भर हो, और उसके लिए सरकार सौर ऊर्जा पर यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पर व्यापक स्तर पर काम कर रही है। ठीक है, सरकार का लक्ष्य क्या है, 2030 तक 500 गीगावाट ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करना है। अभी सरकार ने 100 गीगावाट की स्थापित सौर ऊर्जा की क्षमता को प्राप्त कर लिया है, लेकिन 2030 तक, अभी 25 चल रहा है, 5 सालों में सरकार क्या करेगी, 5 सालों में सरकार 500 गीगावाट, यानी कि एक तरीके से समझ लीजिए कि अगले 5 साल में सरकार 100 गीगावाट प्रति वर्ष का लक्ष्य रख के चल रही है। तो ये सरकार का लक्ष्य है और ये आपके लिए क्या हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। इसके अलावा देश के सौर ऊर्जा क्षेत्र में पिछले दशक में 3450% की असाधारण वृद्धि देखी गई है, जो 2002 में 2.82 गीगावाट से बढ़कर 2015 में 100 गीगावाट हो गई। आप देखिए कितना बड़ा परिवर्तन है, आप देखिए बहुत बड़ा परिवर्तन। 2014 में मात्र 2.82 गीगावाट था भाई साहब, और अभी 2025 में 100 गीगावाट हो गया है। कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी, 3450% तक की वृद्धि देखी गई। बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत सरकार की अपने आप में, और निश्चित है कि इससे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये सारे फैक्ट आप लोग अपने निबंध में और अपने मुख्य परीक्षा में इसको नोट कर लीजिएगा। इसलिए इसको जवाब हो सकता है कि एसए में, आरओ में, पीसीएस में, यूपीएससी में ऊर्जा से ऊर्जा क्षमता को लेकर के सौर ऊर्जा पर आपके प्रश्न आ जाए तो यहां पर आप ये सारे फैक्ट वहां पर लिख दीजिएगा, आपको नंबर ट्रक भर भर के मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताओ, प्रश्न आपके सामने है कि सरकार का लक्ष्य किस वर्ष तक 500 गीगावाट ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करना है। अभी जस्ट हमने आपको बताया कब तक का लक्ष्य है, 2030 तक का लक्ष्य है, और 2030 कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी में है। इस अनुसार जो है बी इज द राइट आंसर। ठीक है, और अभी हाल ही में 100 गीगावाट की क्षमता को प्राप्त कर लिया है सरकार ने। चलिए, बिल्कुल सही बात है, बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे। बेटियों को सशक्त करने के लिए उड़ीसा सरकार की एक पहल है। आप जानते होंगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत में 2015 में की थी, और तब से लेकर अब तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बेटियों को व्यापक स्तर पर सशक्त करने का काम किया गया। और इसी के रेफरेंस में, इसी के तत्वाधान में उड़ीसा जो सरकार है कई सारी प्रमुख योजनाओं को चला रहा है, जिससे बेटियों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके और बेटियां देश और समाज के काम आ सके। इसीलिए जो है क्या कहा गया है, बेटियों को पढ़ाया जा रहा है। और कहा भी गया है संस्कृत में कि यत्र नार्यस्त्र पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। इस कोटेशन को आप लोग निबंध में अपने कोट भी कर सकते हैं। और महिलाओं की पूजा निश्चित तौर पर करनी चाहिए, पूजनीय होती हैं। कहा भी जाता है कि मैं अक्सर कहता हूं कि हम सभी पुरुष जो हैं महिलाओं से हैं, महिलाएं हमसे नहीं हैं, क्योंकि जन्मात्री जो है कौन होती हैं, वही होती हैं, हम नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये अपने आप में एक बड़ी चीज होती है, और इसी के लिए उनको जो है देवी और कन्या की संज्ञा भी दी जाती है, और उनको नवरात्र वगैरह में उनकी पूजा भी की जाती है। ठीक है, चलिए। तो देश में लिंग असंतुलन और घटते बाल लिंग अनुपात को दूर करने के लिए जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की गई थी, पानीपत हरियाणा से, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, इस योजना के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा विभिन्न पहलों को लागू किया गया है। अलग अलग प्रकार की योजनाएं हैं उड़ीसा सरकार की, जैसे कि निर्भया कड़ी, निडर कली, गंजम में मो गोला जिया मेरी प्यारी बिटिया जिसको हम बोलेंगे, डेकनौल क्योंझर में स्वर्ण कालिका, और देवघर जिले में वीरांगना जो योजना है वो सरकार क्या कर रही है, चल रही है। इन अलग अलग योजनाओं की अलग अलग जो है क्या है उद्देश्य है, और उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकार जो है उड़ीसा सरकार व्यापक स्तर पर काम कर रही है। अच्छी बात है कि सरकार जो है उड़ीसा सरकार इस पर स्टेट लेवल पर काम कर रही है अपने आप में। ठीक है, यह योजनाएं क्या है, किशोरियों के लिए शुरू की गई हैं ताकि वे बाल विवाह को नकारें। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाल विवाह को नकारें। देखो एक बात मैं यहां पर और मैं मेंशन अलग से कर देता हूं कि आजकल बाल विवाह ही नकारना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि एक लड़कियों की एक सही एज में शादी करना भी इंपॉर्टेंट है। जैसे 18 साल ठीक है, चलो हो गया भाई, ठीक है नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद भी
उसके बाद भी आप जानते होंगे कि 20-22 साल में भी आजकल 20-22 साल में भी लड़कियों की शादी करना क्या है, नहीं सही है। क्योंकि जब तक वो अपने पैरों पर खड़ी ना हो जाए, मेरे पास बहुत सारी फोन कॉल्स आते हैं और उसमें एक ही शिकायत होती है कि सर पढ़ने का मौका नहीं दिया जा रहा है। ये अपने आप में, कल मैं अपने चैनल पर लाइव था, अपने चैनल पर मैं अपने लाइव था, आप जानते होंगे ChatDIS मेरा चैनल है, वहां पर एक कमेंट आया कि सर पढ़ने नहीं दिया रहा, सर बहुत प्रेसाइज किया जा रहा है। तो ये गलत बात है, लड़कियों को पढ़ने का मौका दिया नहीं चाहिए। 50% की आबादी है, उनका हमारे देश के संसाधनों पर भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा अधिकार है, उनको भी आगे बढ़ने का अधिकार उतना ही है। तो कम उम्र में शादी करना एक अलग केस हो गया, लेकिन उसके बाद भी जब तक वो सशक्त ना हो जाए, एम्पावर ना हो जाए अपने आप में, ठीक है, तब तक शादी नहीं करनी चाहिए। और ऐसा कुछ जो है घट नहीं जाता है, पता नहीं क्या पेरेंट्स एक्सक्यूज देते रहते हैं। खैर छोड़िए, आगे इस पर जो है कन्या भ्रूण हत्या हो गया, ठीक है, और विभिन्न प्रकार की चीजों को जो है सही करने के लिए मार्शल आर्ट के लिए, उनको आत्मरक्षा तकनीकों के माध्यम से उनको आत्मसम्मान के साथ जीने के लिए उड़ीसा सरकार व्यापक स्तर पर काम कर रही है। और ये बड़ी अच्छी योजना है ये उड़ीसा सरकार की जो काम कर रही है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि पढ़ लिख लीजिए, शादी वादी बात की बात है, ठीक है। अपने माता पिता को थोड़ा समझाया करिए, भाई साहब मत करें शादी अभी। चलिए, वीरांगना योजना निम्नलिखित में से किस राज्य की पहल है? किस राज्य की पहल है बताओ, किस राज्य की पहल है भैया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हमने आपको बताया, ये है उड़ीसा सरकार की है, ठीक है। चलो, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2015 में हरियाणा में पानीपत से, ठीक है। ये भी फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शतावरी के बारे में आप लोग जो है जानते होंगे, और इस पर अभी कुछ न्यूज है। आप कहेंगे सर न्यूज क्या है? पहले बताओ, शतावरी जानते हैं आप लोग? शतावरी एक जो है क्या है, एक अपने आप प्रोडक्ट है, और इसका पौधा भी होता है शतावरी का, और ये आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ठीक है। तो अभी आयुष जो मंत्रालय है शतावरी को लेकर के इसने एक अभियान चलाया है कि शतावरी का जो इंपॉर्टेंस है लोगों को बताया जाए। महिलाओं के लिए शतावरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होती है, मासिक धर्म जो होता है, उसमें ये जो शतावर है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है महिलाओं के लिए, ठीक है। फीमेल्स के लिए शतावरी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा इसको। आप लोग इसका इस्तेमाल बखूबी कर सकते हैं, और बाकी मेल्स पर्सन भी इसको कर सकते हैं। शतावरी के बहुत सारे गुण हैं। ये हार्मोनल जो डिसबैलेंस हो जाता है उसको सही करता है। हार्मोन्स आप जानते होंगे डिसबैलेंस हो जाते हैं तब दिक्कतें होने शुरू हो जाती हैं, और इसकी वजह से मासिक धर्म में भी काफी ज्यादा पेन वगैरह होता है। ये एक बहुत कॉमन डिजीज है अपने आप में, एक आप कह सकते हैं एक प्रॉब्लम है अपने आप में। तो शतावरी का इस्तेमाल करने से चीजें सही हो जाती हैं, और जो हार्मोनल जो आपका डिसबैलेंस जो होता है उसको भी, और एनर्जेटिक भी शतावरी होता है। मेल फीमेल कोई भी हो आप इसको खा सकते हैं। इसको अलग अलग इसकी मेडिसिन भी बनती हैं, और अलग फॉर्म में जो है ये मार्केट में अवेलेबल होता है, ठीक है। तो केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री सत्यप्रताप राव जाधव जी ने 6 फरवरी को 2025 को आयुष भवन में शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए, क्या शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए नामक एक प्रजाति विशिष्ट अभियान की शुरुआत की है, जिसका मुख्य उद्देश्य शतावरी के बारे में जो है लोगों को जागरूक करना है। सामान्य तौर पर इसे 100 रोगों का इलाज करने वाली कहा गया। शतावरी शत मतलब क्या होता है? 100 होता है शतावरी। अब देखो कि एक ही प्रोडक्ट है ये, और 100 रोगों को सही करने की क्षमता रखता है। दिक्कत हमारे यहां पर यह हो गई कि जब से हमारे यहां पर एलोपैथी आई, और एलोपैथी ने अपना इस प्रकार से कब्जा जमाया, बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियां जो है एक तरीके से बहुत धोखे के साथ हमें जो है फंसाती हैं, और हम लोग इन चक्करों में फंस जाते हैं। जिसका प्राइस मेडिसिन का मुश्किल से 30 पैसे 25 पैसे 2 पैसे 3 पैसे आता है, उसकी कॉस्टिंग वैल्यू जितनी आती है, हमें उसको जो है 500 600 1000 गुना दामों पर हमको जो है उसको महंगा करके बेचा जाता है। और उसके जो है उसके हार्मफुल जो है इंपैक्ट भी होते हैं, नुकसान भी करता है, उसके साइड इफेक्ट बहुत सारे होते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम लोग फंसे हैं। आयुर्वेद को पिछली सरकारों ने, या सरकारों मत कहिए, या पिछले कुछ वर्षों में आप कहिए कि सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि बाद में आयुष मंत्रालय अलग से बनाया गया, और फिर उसके बाद आयुर्वेद का जो भी टर्नओवर है बहुत व्यापक स्तर पर बढ़ा। इसमें पतंजलि योगपीठ का योगदान व्यापक स्तर पर मैं कह सकता हूं, ठीक है। आयुर्वेद को बढ़ाने में एलोवेरा और गिलेव तो हर घर में आजकल हो गया है, इसमें पतंजलि योगपीठ का बहुत बड़ा योगदान है, मैं मानता हूं इसके लिए। खैर, तो 100 रोगों का ये जो है इलाज कर सकता है। आयुर्वेद में इसके कई औषधीय गुणों को बताया गया है। बाकी अभी हमने आपको बताया कि अल्सर को भी ठीक करने में सहायक होता है, और हार्मोनल जो असंतुलन होता है उसको भी सही करता है। इम्यूनिटी में वृद्धि, शतावरी के एंटीऑक्सीडेंट गुण शरीर के इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करते हैं। स्ट्रेस और एंजाइटी में भी ये काम आता है, और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर शतावरी अवसाद जो है रोधी गुण भी इसमें जो है पाए जाते हैं। तो इसके बहुत सारे जो है फायदे हैं, आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए
शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए निम्नलिखित में से किसकी पहल है? ये पहल जो शुरू की गई किसकी पहल है? आयुष मंत्रालय की है, पर्यावरण मंत्रालय की है, कृषि मंत्रालय की है, इनमें से कोई नहीं। अभी हमने आपको बताया कि आयुष मंत्रालय की पहल है, इस हिसाब से ए नंबर क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूनाइटेड क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट क्या कमीशन। ये अभी चर्चाओं में है। आप कहेंगे सर चर्चाओं में क्यों है? आप कुछ टाइम पहले आपने सुना होगा कि जो अमेरिका है इस संगठन से बाहर होने की घोषणा की थी, और इसी कंटेक्स्ट में इजराइल ने भी कहा कि भैया हम इस संगठन में नहीं रहेंगे। ठीक है, तो नहीं रहेंगे, तो इसीलिए क्या हो गया है? ये चर्चाओं में हो गया है। और चर्चाओं में है तो भैया इसके बारे में कुछ एक पॉइंट आपको जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये चर्चाओं में है। तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकार आयोग की स्थापना 1946-7 में की थी। आर्थिक सामाजिक परिषद की एक कार्यात्मक समिति के रूप में की थी, जिसका मुख्य कार्य प्रतिवेदन तैयार करना, अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय बिल, नागरिक स्वतंत्रता, स्थिति दशा एवं मानवाधिकार संबंधी विषयों पर अपनी अनुशंसाएं प्रकट करना था। जैसे कि आप हमारे यहां पर महिला आयोग और जो ह्यूमन राइट कमीशन है, ठीक उसी प्रकार से अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भी ये कमीशन काम करता है अपने आप में। तो उसमें अमेरिका पहले बाहर हो गया था और अब इजराइल ने इसकी घोषणा कर दी है। इसके अलावा बाद में क्या हुआ कि 2006 में शायद 2006 में जो है इसको व्यापक स्तर में जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इस आयोग की स्थापना की गई थी। और अगर हम इसके यूएनएचआरसी की अगर हम मुख्यालय हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और ये इसका गठन 47 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों से हुआ है। ठीक है, तो ये चर्चाओं में है, इसमें कई सारे फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में देखो 2 बार हो गया, निम्नलिखित में से होगा, इसको हटा दिए, 2 बार हो गया है। कौन सा कथन सही है या है? नंबर 1 पॉइंट, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से इजराइल ने खुद को अलग करने की घोषणा की है, बिल्कुल सही बात है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, बिल्कुल सही बात है। सही पूछा है तो 1 और 2 दोनों हो जाता है सही, इस हिसाब से सी इज द राइट आंसर। कोई समस्या आपको यहां पर नहीं होनी चाहिए। चलिए, बिल्कुल सही बात है, सी हो गया। और अब बताओ मुझे, आज आपके लिए अभ्यास प्रश्न है कि वयस्क मानव में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? बहुत कॉमन सा प्रश्न है, लेकिन अक्सर आप लोग कंफ्यूजन में गलत करके चले आते हो। 106, 206, 200 या 105? इसका कमेंट में उत्तर आप लोग प्लीज जरूर दीजिएगा कि इसका उत्तर एग्जैक्ट क्या होगा। और अब आपके लिए मुख्य परीक्षा के लिए प्रश्न है कि बताओ गांधी द्वारा बताए गए प्रमुख 7 पाप क्या हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये आपके भैया एथिक्स में पूछा जाता है। ATHICS जो आपका 4 पेपर है ना एथिक्स का, उसमें जो है ये गांधी के 7 पाप पे बहुत पूछे जाते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, और गांधी के 7 पाप को आप अपने निबंध में भी कोट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है चीज, ये सब बातें प्लीज आप लोग मेरी सुना करिए। मैं सोचता हूं यार आप लोग मेरी बातें सुनते भी हो कि नहीं सुनते हो। मुझे बड़ा दुख होता है कि मैं इतनी सारी बातें बताता रहता हूं, आप लोग करंट देखते भी हो कि नहीं देखते हो, कि आगे बढ़ा देते हो कि छोड़ देते हो। ये सारे फैक्ट जितने मैं आपको बताता हूं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं बार बार आपसे कहता रहता हूं कि सारे पॉइंट्स आप लोग प्लीज नोट डाउन जरूर कर लिया करिए। मैंने कहा कि गांधी के 7 पाप आप एथिक्स के पॉइंट से रेडी कर लीजिएगा, तो इसको रेडी कर लीजिएगा, एथिक्स में पूछा जाता है। मैंने यह भी कहा कि गांधी के 7 पाप को अपने ऐसे वाले में टॉपिक में आप इसको कोट कर सकते हैं, अगर गांधी पर या किसी अन्य पर कोई ऐसा प्रश्न आता है तो। ठीक है, तो इसको सोच समझ करके इसको नोट प्लीज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब ये हो गया हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। बाकी आप लोग कोई भी दिक्कत होगी तो मेरे नंबर पर आप लोग पीसीएस के रिकॉर्डिंग आप मुझसे बात कर सकते हैं। मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं हैं। मिलेंगे कल हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। 2025 के लिए एक स्ट्रैटेजी वीडियो मैंने बनाया था, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग का, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही CSAT, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी
चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश लेने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।